नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवित अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 32 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स फिक्स्ड इनकम मार्केट, डेट एंड बॉन्ड मार्केट के बारे में। फिक्स्ड इनकम मार्केट जहाँ पर फिक्स इनकम होती है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस लेक्चर में छोटा लेक्चर है थोड़ा, वैसे तो लेक्चर कोई छोटे नहीं यहाँ पर ये थोड़ा छोटा रहेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, आधे घंटे 35 मिनट के मैंने पेजेस कम रखे हुए हैं, बाकी आजकल तो एक एक घंटे के लेक्चर हो जा रहे हैं मेरे। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अ कंट्रीज फाइनेंशियल डेवलपमेंट हिंजेज अराउंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड लिक्विड गवर्नमेंट मार्केट। किसी भी कंट्री में अगर फाइनेंशियल डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए एक बेहतरीन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट होना जरूरी है। ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जो कि गहरी भी, डीप भी हो और लिक्विड भी हो। डीप का मतलब उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शंस हो रही हो, लिक्विड मतलब हमेशा ट्रांजेक्शंस हो रही हो, पैसों की कोई कमी ना हो। Besides providing flexibility to public debt manager to manage borrowing obligations, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इसको, पब्लिक डेट मैनेजर को। पब्लिक डेट मैनेजर कौन होता है? आरबीआई में पब्लिक डेट मैनेजर है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, ठीक है। टू मैनेज बारोइंग ऑब्लिगेशन, यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो बारोइंग की ऑब्लिगेशन को मैनेज कर सके। कौन देता है ये? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि पब्लिक डेट मैनेजर बारोइंग ऑब्लिगेशन को मैनेज कर सके एंड द मेच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ पब्लिक डेट, और साथ ही साथ में मेच्योरिटी प्रोफाइल पब्लिक डेट की मैनेज कर सके। मेच्योरिटी प्रोफाइल मतलब कोई 3 साल में मेच्योर हो रहा है, कोई 10 साल में मेच्योर हो रहा है। व्हाइल मिनिमाइजिंग रोल ओवर रिस्क, यानी कि जब हम रोल ओवर रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो रोल ओवर रिस्क का मतलब एक, जैसे कोई एफडी है वो मेच्योर होगी और उसी एफडी के अगेंस्ट में हमने लोन दे रखा है, ठीक है। तो अब सोचो कि जैसे 1 करोड़ की एफडी है हमारी और 1 ही करोड़ का हमने लोन दे दिया। अब लोन लौटेगा 5 साल में, एफडी मान लीजिए मैच्योर हो रही है 1 साल में, ठीक है। तो समस्या क्या होगी? अभी जब एफडी मैच्योर हो जाएगी 1 साल बाद, तो 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जबकि हमने 1 करोड़ रुपए लोन में बाँट रखे हैं, ठीक है। तो ये समस्या हो जाती है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि जब एफडी मैच्योर हो तो उसकी जगह पे 1 करोड़ की कोई और एफडी हमारे पास आ जाए। दैट्स रोल ओवर रिस्क, ओके। तो भई गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी देती है पब्लिक डेट मैनेजर को कि वो गवर्नमेंट की बारोइंग ऑब्लिगेशन को मैनेज कर सके, मैच्योरिटी प्रोफाइल पब्लिक डेट की मैनेज कर सके, जबकि रोल ओवर रिस्क को मिनिमाइज करके रखा जाए। इसके अलावा दिस मार्केट आल्सो डिटरमाइंस रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट लीडिंग टू प्राइस डिस्कवरी इन अदर सेगमेंट ऑफ द मार्केट सेक्टर सच एज मार्केट फॉर मनी मार्केट डेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। मतलब कहने का ये हुआ कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, इस बात का डिसीजन कौन सी मार्केट में लिया जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, उसका डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट ही लेती है, और इसी को ही आधार बना करके अदर जो मार्केट सेगमेंट है वहां पर प्राइस की डिस्कवरी करी जाती है। यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में क्या रेट रहने चाहिए, उसके लिए आधार यानी बेस का काम करता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है? जैसे मान लो अगर हमारा गवर्नमेंट में ट्रेजरी बिल आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेजरी बिल की यील्ड यानी कि रिटर्न जो है 6.6% है अगर 1 साल की, तो अगर हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर अगर रिस्क है, तो हम 6.6% से ज्यादा ही जो है रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो ये 6.6 क्या हो गया? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हो गया, और हम इससे ज्यादा ही की उम्मीद रखेंगे, चाहे वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हो, चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह। अब आता है सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट होती है उसमें सिक्योरिटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू करी जाती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आती हैं, ट्रेजरी बिल आता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन आते हैं। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आते हैं, ये 3 हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन स्टेट द्वारा इशू किए जाते हैं, स्टेट द्वारा इशू किए गए सिक्योरिटीज ही होते हैं, बशर्ते कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। दे आर इशूड इन ऑर्डर टू फाइनेंस द फिजिकल डेफिसिट, in order to finance the fiscal deficit and managing the temporary cash mismatch of the government। तो ये इशू किए जाते हैं ताकि फाइनेंस किया जा सके फिजिकल डेफिसिट को
यानी कि सरकार के वित्तीय घाटे को। वित्तीय घाटा क्या होता है? हमारी इनकम, सरकार की इनकम कितनी है माइनस है ना? ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन जनरली उल्टा होता है। मतलब हम कमाते 100 रुपए हैं, तो हमें खर्चा जो है 120 रुपए करना पड़ता है। तो होता क्या है, यही फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटे का रूप ले लेता है। 120 रुपए का खर्चा, 100 रुपए की कमाई, तो 20 रुपए घाटे में ही चल रहे होते हैं। अब ये 20 रुपए कहाँ से आएँगे? तो सरकार उधार लेकर के खर्चा करती है। क्या करती है? उधार लेकर के खर्चा करती है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज देयर, ओके। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी, पैसे अरेंज करेगी। तो फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटे को मैनेज करने के लिए सरकार, और साथ ही साथ जो भी टेम्पोररी कैश का मिसमैच है, कैश की कमी है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑल एंटिटीज रजिस्टर्ड इन इंडिया लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, फर्म, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, पार्टनरशिप फर्म, इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्रोविडेंट फंड्स, ट्रस्ट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि नेपाल राष्ट्र बैंक, जो नेपाल का केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, वैसे नेपाल राष्ट्र बैंक है। इवन इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हमें नहीं लगता कि किसी को इन्होंने छोड़ा हुआ है। ये सभी लोग जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। पूरी लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है। दे आर जनरली हेल्ड बाई बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन विथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एसजीएल अकाउंट। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वो कहाँ होती हैं? बैंकों के पास में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में, रिजर्व बैंक का पास रखी जाती है एसजीएल अकाउंट में। एसजीएल मतलब सब्सिडी जनरल लेजर अकाउंट। जैसे इसका इसका मतलब समझने का सरल सा तरीका है, अगर आपको शेयर खरीदना है तो किस अकाउंट में रखेंगे? डीमैट अकाउंट। अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है तो किस अकाउंट में रखेंगे? एसजीएल। एज सिंपल एज दैट, ओके। तो अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो आपके पास नहीं, बैंकों के पास में एसजीएल अकाउंट होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड की। ठीक है? उसके बाद में they can be held in a special account known as constituent subsidiary general ledger account, which can be opened with the banks and primary dealer or in dematerialized form in demat accounts maintained with the depository participant of NSD। मतलब बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है, उसको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद करके रखना है, तो उसके लिए विकल्प इन्होंने दिया है एसजीएल, सीएसजीएल खुलवा लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट खोला जा सकता है बैंकों के साथ में, प्राइमरी डीलर के साथ। मैं जाऊं और ये सीएसजीएल अकाउंट में खुलवा सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो एनएसडीएल का जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उसके साथ में डीमैट अकाउंट में भी इसको होल्ड किया सकता है, डिमेटलाइज्ड फॉर्म। ये भी विकल्प अवेलेबल, ठीक है। ओवर द पास्ट डिकेड द इन्वेस्टर बेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैज एक्सपेंड। ये जनरल सी बात है कि भाई जैसे जैसे समय बीता है, वैसे वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खरीदार बढ़े हैं। बैंक्स रिमेन द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकों का ही है मौके पर अगर देखा जाए तो। यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है बुक में, लेकिन उस डेटा की कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया है, ओके। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड एट पार वैल्यू and have a coupon rate which is decided at the time of issue by the auction technique। तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब इशू की जाती हैं, तो वो पार वैल्यू या इसे ही फ्रेंड्स फेस वैल्यू पर इशू किया जाता है। जैसे 100 रुपए की फेस वैल्यू पर इसे इशू किया जाता है। इनमें कूपन रेट होता है, यानी कि कुछ सर्टेन अमाउंट हर साल हमको मिलती है, उसे कूपन रेट कहते हैं। और कूपन रेट कितना रहने वाला है वो डिसाइड किया जाता है जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, उस समय ऑक्शन के जरिए बोली लगा करके डिसाइड किया जाता है। These securities pay interest at coupon rate on a half-yearly basis and are redeemed at par value on। तो ये जो सिक्योरिटी होती हैं, ये इंटरेस्ट पे करती हैं, है ना, हर साल कूपन रेट के हिसाब से, हाफ ईयरली बेसिस पर, हर 6 महीने पर हमको कूपन मिलता है, ठीक है। और इन्हें पार वैल्यू पर रिडीम किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मैच्योरिटी पर, यानी कि जो भी 100 रुपए की अगर वैल्यू है, तो 100 रुपए पर ही इसको रिडीम किया जाता है, बेचा जाता है, वापस लौटाया। These are called dated security because these are identified by their date of maturity and the coupon। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डेटेड सिक्योरिटीज के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डेटेड सिक्योरिटीज भी के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी पहचान ही होती है उनकी डेट ऑफ मेच्योरिटी और कूपन रेट से। डेट ऑफ मेच्योरिटी और कूपन रेट से। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर ये लिखा हुआ है, इतना लिखा रहेगा, जो रेड में लिखा हुआ है इतना लिखा हुआ होगा, 7.99% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2027। अगर इतना लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो इशू हो रही है,
ठीक है? और मैच्योरिटी इसकी 2027 में है, 2027 में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, 2027 में मैच्योरिटी है इसकी और इसमें कूपन 7.99% का है। कूपन 7.99% का है, पेएबल हाफ ईयरली, ठीक है? तो ये इसीलिए इनको डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं क्योंकि इसमें डेट पड़ी हुई होती है। 2027 बोल रहा है, बस इतना, किसी पर्टिकुलर डेट या मंथ को नहीं रेफर किया हुआ है इन्होंने। तो ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी है जिसमें 6% कूपन है और उसकी जो है 2030 में जो है मैच्योरिटी है, तो उसको कैसे लिखेंगे? मतलब अब इसी में फॉर्म ले दे देगा, जैसे उसने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2030 एंड 6% या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6% 2030, इस तरीके से वो बोलेगा कि भाई कैसे लिखेंगे आप बताओ। 4 ऑप्शन दे दिया, तो ध्यान रखिएगा, पहले कूपन है 6%, फिर जीओआई है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और फिर मैच्योरिटी किस साल में है, 2030 में है। तो इस तरीके से हम करेंगे और चूंकि इसमें ईयर वगैरह दिया रहता है इसीलिए इसे डेटेड सिक्योरिटी भी कह देते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है बहुत लिक्विड होती है, मतलब जब बेचना चाहो तुरंत बिक जाएंगी, अगर मार्केट वर्किंग है तो तुरंत बिक जाएंगी। दोनों मार्केट में अवेलेबल होती हैं, चाहे प्राइमरी मार्केट हो और चाहे सेकेंडरी मार्केट हो। इन प्राइमरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू ऑक्शन। अब मल्टीपल प्राइस ऑक्शन हो सकता है, ये यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन हो सकता है, व्हिच आर कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ। तो प्राइमरी मार्केट में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं तो वो आरबीआई द्वारा इशू की जाती हैं ऑक्शन के जरिए, नीलामी के जरिए। ऑक्शन 2 तरीके का हो सकता है, मल्टीपल प्राइस ऑक्शन और यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था आपको। यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन का मतलब ये हुआ कि मान लो किसी ने 101.5 रुपए की बोली लगाई, किसी ने 102 रुपए 50 पैसे की बोली लगाई और किसी ने 105 रुपए की बोली लगाई कि हम इतने में गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल खरीदेंगे मान लीजिए, ठीक है? और पता चला कि जो कट ऑफ रेट आया है वो 100 रुपए का आ गया। कट ऑफ रेट क्या है? 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए, जिसने भी 100 रुपए का बोली लगाई है 100 रुपए एंड अबव की, उन सबको मिलेगा, ठीक है? तो भाई 100 रुपए का अगर कट ऑफ आया है तो 100 रुपए से ऊपर वाली जितनी भी बोली लगी हैं, उन सबको सिर्फ 100 ही रुपए पे करने होते हैं। यूनिफॉर्म प्राइस मतलब ये है, यानी ये भी 100 रुपए पे करेंगे, ये भी 100 रुपीज़ ही पे करेंगे और ये भी 100 रुपीज़ ही पे करेंगे, भले ही ये बिडिंग जीत गए हैं तब भी। कोई अगर 90 रुपए पर अगर बिड करता तो उसको नहीं मिले क्योंकि 100 एंड अबव का कट ऑफ आया हुआ है हमारा। तो ये यूनिफॉर्म प्राइस का फ़ायदा होता है, एक ही रेट सबको देना है। उसी जगह मल्टीपल प्राइस ऑक्शन का मतलब हुआ कि सोचो कोई 101.50 लगाता है, कोई 102.60 अगर लगाता है और मान लेते हैं कि कट ऑफ आ गई 100 रुपए की। तो जो बिड किया है, जिस अमाउंट को बिड किया है, इसको 101.50 ही पे करना पड़ेगा और इसको 102.60 ही पे करना पड़ेगा। उसको ये 100 रुपए वाला फ़ायदा नहीं मिलता है। बस वो बिडिंग जीत गया है ये हो जाता है, लेकिन प्राइस एक्चुअल वाला पे करना पड़ता है, दैट्स मल्टीपल प्राइस ऑक्शन। मैंने डिटेल में समझाया हुआ है आपको। देयर इज़ अ स्कीम फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन दीज़ ऑक्शन वेयर इन रिटेल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट फॉर स्मॉल अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 10,000 रुपीज़ करोड़ फेस वैल्यू। तो बोलते हैं कि भाई ये तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो गई जहाँ पर ऑक्शन हो रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी होती है। इसका भी मैंने फंडा आपको समझाया था। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग ऐसी होती है, इसमें हम सिर्फ अमाउंट बता देते हैं कि भाई जैसे मैंने 1 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्ट करने, मैंने ये सिर्फ बता दिया मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, बाकी कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है? और जो भी प्राइस डिसाइड होगा इस ऑक्शन वाली प्रक्रिया से, उसी प्राइस पर ही हमको भी ये अलॉट हो जाती है। और ये रिटेल इन्वेस्टर को मैक्सिमम 5% जितना भी आता है, मान लो 1000 करोड़ का अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकेगी तो उसमें मैक्सिमम 5% यानी कि 5000, 1000 करोड़ है तो 50,000, 1000 करोड़ की अगर सिक्योरिटी, तो उस केस में 5% हो जाएगा 50 करोड़ रुपए। तो 50 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू कर दी जाती है, ठीक है? तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग का फंडा हो गया और यहाँ 10,000 रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर द्वारा किया सकता है, जो कि मैक्सिमम 5% हो सकता है पूरे अमाउंट। ये बातें मैंने मेरे ख्याल से कहीं न कहीं आपको समझाई हुई हैं। द पीरियड फॉर व्हिच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर इश्यूड कैन बी वेरी फ्रॉम लेस देन 1 ईयर फॉर ट्रेजरी बिल, जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, एंड अप टू 40 ईयर एंड अबव। बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 साल से कम से लेकर के और 40 साल या उससे अबव तक की हो सकती है। 1 साल से कम में ट्रेजरी बिल वगैरह आ जाते हैं, जो कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और 40 साल एंड अबव के लिए भी इश्यू हो जाते हैं। टिपिकली अगर देखा जाए तो होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय कमर्शियल बैंक आर अप टू 10 ईयर में। मतलब
बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वो 10 साल तक की मैच्योरिटी वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं ज़्यादातर केसेस में। व्हेयरएज़ वेरी लॉन्ग टेन्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। बहुत लंबे टेन्योर के लिए 30 साल, 28 साल, 25 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वो इंश्योरेंस कंपनियां होल्ड करके रखती। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर सिक्योरिटीज इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर। स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए स्टेट डेवलपमेंट लोन इशू करते हैं। ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जो राज्य सरकारों द्वारा इशू करी जाती हैं। ये दीज सिक्योरिटीज आर जनरली इशूड बाय ऑक्शन व्हिच इज कैरिड आउट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी ऑक्शन के जरिए ही आती हैं, नीलामी के जरिए ही आती हैं, और नीलामी की जिम्मेदारी यहाँ पर भी आरबीआई के ही कंधों पर होती है। दे पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट एट कूपन रेट। यहाँ पर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो हाफ ईयरली बेसिस पर आपको कूपन रेट यहाँ पर भी मिलता है, कोई मनाही नहीं है। फिर है सेकेंडरी मार्केट, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो सेकेंडरी मार्केट होती है, इसमें 2 तरीके के कंसिस्ट बोथ। एक तो टेलीफोनिक मार्केट होती है, टेलीफोनिक मार्केट, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। 2 तरीके का ऑप्शन अवेलेबल है। टेलीफोनिक मार्केट, या इसी को ओवर द काउंटर भी आप कहते हैं, ओटीसी ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके की सेकेंडरी मार्केट में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक टेलीफोनिक मार्केट, आप फ़ोन कर दीजिए, बोल दीजिए कि हमको जो है 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद करके दे दो, 2030 की मैच्योरिटी वाली। टेलीफ़ोन पर बोल दिया, काम हो गया। दूसरा तरीका होता है, आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जैसे आप ज़ीरोधा पर शेयर खरीदते हैं, जैसे आप ग्रो पर शेयर खरीदते हैं, उसी तरीके से अगर आप करना चाहें, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है। 2 तरीके हो गए, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में 2 ऑप्शन होते हैं। टेलीफोनिक मार्केट, जहां ब्रोकर्स प्रोवाइड कोड टू द मार्केट पार्टिसिपेंट। टेलीफोनिक मार्केट में जो ब्रोकर होता है वो कोड देता है कि भाई जो लोग हैं उनको हम क्या रेट कोट करने वाले हैं, उसका जिम्मेदारी इसको होती है, ब्रोकर के कंधों पर होती है। दूसरा विकल्प है कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, जो कि कौन ऑपरेट करता है, आरबीआई ही ऑपरेट करता है, और इसका नाम है एनडीएसओएम। एनडीएसओएम मतलब निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। एनडीएस पहले आया था, फिर बाद में एनडीएसओएम आया। क्या चीज है, तो देखो ऐसे समझो, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आपको कोई शेयर खरीदना है, तो कहाँ जाएँगे? सर हम डीमैट अकाउंट खुलवाएँगे, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएँगे, ज़ीरोधा पे जा सकते हैं, हम ग्रो ऐप पर जा सकते हैं, और भी जो ऑप्शन अवेलेबल हो मार्केट में, वहाँ से खरीद सकते हैं। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, आप कहाँ जाएँगे? मैं इंटरनेट पर बैठा हूँ, लैपटॉप है मेरे पास, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? सर आप यहाँ आइए, एनडीएसओएम पर आइए, समझ गए? तो इट्स लाइक ग्रो, इट्स लाइक ज़ीरोधा ऑफ अ, सिक्योरिटीज़, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग ये होती है, ठीक है? यहाँ पर नेगोशिएट किया जाता है, दाम की बातें करी जाती हैं। ऑर्डर मैचिंग मतलब जिस अगर 100 ट्रेज़री बिल कोई बेच रहा है और 100 कोई खरीद रहा है, तो ऑर्डर। द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड ऑन एनडीएसओएम इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेज़री बिल और स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग की जाती है एनडीएसओएम पर? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की करी, ट्रेज़री बिल की करी जाती है, और एसडीएल की करी जाती है, यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन। द मेंबरशिप ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी एनडीएसओएम की मेंबरशिप इज ओपन टू मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इंक्लूडिंग बैंक, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका कोई भी मेंबर बन सकता है, बैंक भी बन सकते हैं, प्राइमरी डीलर बन सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बन सकती है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकता है। द सेटलमेंट ऑफ ऑल सच ट्रेड टेक प्लेस थ्रू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो सेटलमेंट है, सभी तरीके के जो ट्रेड हैं, इनका जो सेटलमेंट है, वो सीसीआईएल द्वारा टेक केयर किया जाता है। सीसीएल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सेटलमेंट किया जाता है। व्हिच गारंटीज द सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट की जिम्मेदारी सीसीआईएल के कंधों पर है। सेटलमेंट का मतलब समझते होंगे, आपको एक पार्टी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल जाए, दूसरी पार्टी को फंड मिल जाए, दैट्स सेटल। और ये जो मार्केट है, ऑपरेट करती है 9 एएम टू 5 पीएम, मंडे टू फ्राइडे। ये मार्केट 9 बजे से 5 बजे तक मंडे से फ्राइडे ऑपरेट करती है, ठीक है। तो बस थोड़ी सी बात रह गई है, लेकिन हम बाद में डिस्कस। तो हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा भाई कि किसी भी कंट्री में अगर फाइनेंशियल डेवलपमेंट होना है, तो उसके लिए एक अच्छी क्वालिटी की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट होनी। अच्छी क्वालिटी का मतलब काफ़ी बड़ी मार्केट होनी चाहिए और काफ़ी लिक्विड मार्केट होनी चाहिए। इससे क्या होता है भाई, पब्लिक डेट मैनेजर को, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, वो पब्लिक डेट मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो सरकार के लिए उधारी ले सकता है, मैच्योरिटी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है, और उसके साथ-साथ में यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी, यानी कि यहाँ पर
डिटरमाइन होता है, इसी मार्केट में डिटरमाइन होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना रहना चाहिए? जैसे हमारी जो एफडी है वो रिस्क फ्री, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है और यही बेस बनता है प्राइस डिस्कवरी के लिए अदर मार्केट में, वो चाहे मनी मार्केट हो, चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड की मार्केट हो या और कोई भी मार्केट हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमने बात की तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ऐसी सिक्योरिटीज़ आती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इश्यू करी जाती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या-क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ना लेकर के स्टेट डेवलपमेंट लोन को लिया जाता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है? दे आर इश्यूड इन ऑर्डर, मतलब इनको इश्यू किस लिए किया जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों इश्यू करी जाती है या ट्रेजरी बिल क्यों लाया जाता है? ताकि सरकार का वित्तीय घाटा मैनेज किया जा सके। टेम्परेरी कैश की अगर कमी है सरकार के पास तो उसको मैनेज किया जा सके। अब कौन-कौन जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में खरीदारी कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, तो ये पूरी लिस्ट है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर, फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडीज़, पार्टनरशिप, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेपाल राष्ट्र बैंक, ये सभी के सभी एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज़ करने के लिए। दे आर जनरली, लेकिन ज़्यादातर जो है परचेजिंग कौन करता है? बैंक करते हैं। ज़्यादातर परचेजिंग कौन करता है इसकी? बैंक करते हैं। दे आर जनरली हेल्ड बाय बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एसजीएल अकाउंट। मतलब ज़्यादातर ये जो है सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होता है, जो आरबीआई के साथ बैंक मेंटेन करते हैं, उसी में ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल चाहता है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट खुलवाना होगा बैंक के साथ या प्राइमरी डीलर के साथ में, या फिर जो है एनएसडीएल का जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उसके साथ में डीमैट अकाउंट खुलवा ले और डीमैटेलाइज्ड फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर सकता है। ओवर द पास्ट ईयर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो मार्केट है उसमें इन्वेस्टर का बेस बहुत बढ़ा है। पहले जहाँ 2 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते थे वहाँ 3 करोड़ करने लगे, लाइक दैट ऐसे एग्जांपल के तौर पे, यानी इन्वेस्टर बढ़ गए हैं। बैंक जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इन्वेस्टर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। हमने कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं खरीदी, बैंक ही खरीद रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इश्यू की जाती है पार वैल्यू या फेस वैल्यू पर, ₹100 फेस वैल्यू होती है और इसमें कूपन रेट होता है, जो हर साल पे किया जाता है हाफ ईयरली बेसिस पर। कूपन रेट क्या होगा? ये डिसाइड किया जाता है ऑक्शन टेक्निक के द्वारा जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करी जाती है। सिक्योरिटी पे करती है इंटरेस्ट एट कूपन रेट ऑन हाफ ईयरली बेसिस और रिडीम किया जाता है पार वैल्यू ऑन मैच्योरिटी पर, पार वैल्यू पर रिडीम। डेटेड सिक्योरिटी इन्हें कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तो डेटेड सिक्योरिटी के नाम से भी हम बुलाते हैं, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी और कूपन लिखा हुआ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 7.99% टूआई 2027 का मतलब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। 2027 में इसकी मैच्योरिटी है और 7.99 इसमें कूपन मिलने वाला है। ये बोलता है इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मैच्योर होगी 2027 में और इसमें कूपन 7.99 का है, हाफ ईयरली बेसिस पर कूपन पे किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हाइली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट होती है, मतलब बहुत लिक्विड होती है, चाहे जब खरीदो चाहे जब बेचो, अगर मार्केट चल रही तो आसानी से बिक, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में अवेलेबल होती है। प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इश्यू की जाती हैं नीलामी के ज़रिए, ऑक्शन के ज़रिए। नीलामी 2 तरीके की होती है, यूनिफ़ॉर्म प्राइस ऑक्शन, मल्टीपल प्राइस ऑक्शन, और ये नीलामी या ऑक्शन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा करी जाती है। एक नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी होती है, स्कीम होती है नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग की ऑक्शन में, जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम अमाउंट से, यानी 10,000 से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का पैसा अगर पास है, 2 करोड़ रुपए तक का पैसा कितना भी हो, 2 करोड़ तक की खरीदारी आप नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बोला कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 1 साल से कम के लिए भी इश्यू होती है और 40 साल तक के लिए भी। टिपिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, कमर्शियल बैंकों द्वारा खरीदी जाती हैं, वो 10 साल तक की मैच्योरिटी वाली होती हैं और लंबे समय की मैच्योरिटी वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, 25 साल, 30 साल की, उसे इंश्योरेंस कंपनियाँ खरीदती हैं। स्टेट डेवलपमेंट लोन आर सिक्योरिटीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की जाती हैं टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर, यानी कि स्टेट राज्य सरकारों को पैसे की कमी पड़ती है खर्चा करने के लिए, तो वो स्टेट डेवलपमेंट लोन इश्यू कर देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी राज्य सरकार की होती है। ये सिक्योरिटी भी ऑक्शन द्वारा, यानी कि वही नीलामी प्रक्रिया से जारी की जाती है और आरबीआई जो है इसे करता है। ये भी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती हैं कूपन रेट पर। क्या इन्होंने बोला कि सेकेंडरी मार्केट में हमारा 2 विकल्प होते हैं, एक तो टेलीफ़ोनिक मार्केट होती है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। टेलीफ़ोनिक मार्केट में हम ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करते हैं जो हमको रेट कोट करता है, और दूसरा होता है हमारा ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, ये आरबीआई ऑपरेट करता है। इसका नाम है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, एनडीएसओएम। क्या बोलते हैं? एनडीएसओएम। और इंस्ट्रूमेंट जो एनडीएसओएम पर आप
ऑक्शन किए जाते हैं, इनकी नीलामी या ट्रेडिंग होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ट्रेजरी बिल होते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी एनडीएसओएम की मेंबरशिप कोई भी ले सकता है। कौन-कौन? कोई भी मतलब बैंक, प्राइमरी डीलर, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सकते हैं। सेटलमेंट की जो ज़िम्मेदारी होती है वो सीसीआईएल के कंधों पर रखी गई है। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही गारंटी देता है सेटलमेंट की। ये जो मार्केट है सेकेंडरी मार्केट 9 से 5 चलती है, मंडे टू फ्राइडे चलती है। उसके बाद में आगे है एक छोटा-सा टॉपिक है, ट्रांज़ैक्शंस आर आल्सो परमिटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ whether new or reissued that have been notified for issuance but not yet actually। ये बोलते हैं कि अगर केंद्र सरकार की कोई सिक्योरिटी है जो अभी नई इश्यू होने वाली है या दोबारा से इश्यू होने वाली है और इस बात का नोटिस आ चुका है कि ये इश्यू होने वाली है, लेकिन अभी एक्चुअल में इश्यू नहीं हुई है। अभी इश्यू नहीं हुई है, लेकिन नोटिस आ गया है कि 15 तारीख को ये सिक्योरिटी आ जाएगी, तो वहाँ भी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। उसमें भी ट्रेडिंग शुरू हो ये कहने का मतलब, ठीक है। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में आई नहीं, लेकिन ट्रेडिंग शुरू है, तो सच ट्रांज़ैक्शंस आर कॉल्ड व्हेन, एज़ एंड इफ इश्यूड। इसको नाम देते हैं व्हेन, एज़ एंड इफ इश्यूड, या दूसरा कॉमनली जो नाम है व्हेन इश्यूड नाम से इसको बुलाया जाता है। तो व्हेन इश्यूड में ट्रांज़ैक्शंस करी जाती हैं। ऑल एंटिटीज़ एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन द प्राइमरी ऑक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैन पार्टिसिपेट इन व्हेन इश्यूड। यानी कि जो प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वही व्हेन इश्यूड मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है? कोई मनाही नहीं है। मतलब अगर आप प्राइमरी मार्केट में ऑक्शन कर रहे थे पहले, तो यहाँ व्हेन इश्यूड मार्केट में भी ऑक्शन कर लीजिए। हाउएवर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू अंडरटेक ओनली लॉन्ग पोजीशन बाई इन व्हेन इश्यूड सिक्योरिटी। लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ लॉन्ग पोजीशन अलाउ है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, लॉन्ग पोजीशन मतलब खरीदने का, बाई करने की पोजीशन अलाउ होती है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल हमारे देश के इंडिविजुअल, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर ये व्हेन इशूड वाली सिक्योरिटीज में ऑक्शन करना चाहते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो सिर्फ लॉन्ग पोजीशन यानी खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। एंटिटीज अदर देन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड प्राइमरी डीलर सेल क्लोज देयर शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन मतलब सेलिंग की पोजीशन, ठीक है। इफ एनी by the close of trading on the date of auction of the underlying central government securities। ये बोलते हैं कि अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है या प्राइमरी डीलर है और उसने कोई शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, इन दोनों के अलावा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर के अलावा किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन दे रखी है, तो उसको उसे स्क्वायर ऑफ करना होगा, क्लोज करना होगा। सेल क्लोज देयर शॉर्ट पोजीशन अगर बाई क्लोज ऑफ ट्रेडिंग ऑन द डेट ऑफ ऑक्शन, जिस डेट को ऑक्शन हो रही है उस डेट को आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करना होगा। यानी अगर बेचा है तो खरीद करके उसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो बस ये बात और थी कि हमने यहाँ सीखा व्हेन इशूड क्या होता है। तो कुछ ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो अभी इशू तो नहीं हुई हैं, लेकिन उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिस आ चुका है कि हाँ ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होने वाली है, तो उसमें भी ट्रांजेक्शन या ट्रेडिंग या हाँ, ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ऐसी ट्रांज़ैक्शंस या ऐसी ट्रेडिंग को व्हेन इश्यूड के नाम से या व्हेन एज़ एंड इफ इश्यूड के नाम से जाना जाता है। जो भी प्राइमरी मार्केट में सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो यहाँ पर व्हेन इश्यूड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मना किया है कि 4 लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं व्हेन इश्यूड सिक्योरिटीज में, यानी खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। और उसके बाद में इन्होंने बोला है कि अगर मान लो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर को छोड़ दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को अगर हम छोड़ देते हैं, तो इनको चाहिए कि वो क्लोज कर दें अपनी 60 पोजीशन। इनको छोड़ करके बाकी अगर किसी ने भी 60 पोजीशन यानी बेचने की पोजीशन ले रखी है, सेल मैंने 1000 शेयर बेच रखे, 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रखी हैं, तो हमको उनको जो है स्क्वायर ऑफ करना होगा जिस डेट को ट्रेडिंग होती है, ऑन द डेट ऑफ ऑक्शन। जिस डेट को ऑक्शन हो रही है उस डेट को हमें ये 60 पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो हमने 1 फरवरी को 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर दी, यानी हमने 60 पोजीशन ले ली, ठीक है। और मैं ना तो प्राइमरी डीलर हूँ और ना ही शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हूँ। तो उस केस में अगर मान लो ये 15 फरवरी के दिन ये अ, व्हेन इश्यूड वाली जो व्हेन इश्यूड वाली जो सिक्योरिटी है, वो 15 फरवरी को अगर ऑक्शन होती है, तो 15 फरवरी के दिन मुझे ये जो 1000 जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं,
जो बेची हैं उनको खरीदना पड़ेगा, यानी कि हमारी सेल पोजीशन 60 पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। तो काम की बात ये है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब खरीदना होता है, शॉर्ट पोजीशन का मतलब बेचना होता है। ठीक है? तो बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है सर। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने लेक्चर छोटा इसीलिए रखा हुआ ताकि मैं अगले लेक्चर में आपको बॉन्ड के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से समझा दूँ। एक बार कन्फर्म हो जाए बॉन्ड क्या होता है तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है? थैंक